हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई प्रदीप यादव पर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस और इसी प्रकार से 10 की पावर 3 का मान कितना दिया है? 3025 है। तब 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस इसी प्रकार से 20 की पावर 3 का मान क्या होगा? तो एक बात बताइए, दिया क्या था? 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस और इसी प्रकार से 10 की पावर 3 का मान कितने के बराबर है? 3025 के बराबर। तब आपसे मान किसका पूछा है? 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस और इसी प्रकार से 20 की पावर 3 का मान क्या होगा? तब एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखा है? 2 की पावर 3, यहाँ 4 की पावर 3 और यहाँ 6 की पावर 3। इसका मतलब हर नंबर में 2 है। अब 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो आप बताइए, पहले कितना था? 2 की पावर 3, तो हम 2 की पावर 3 कॉमन कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 कॉमन करते तो यहाँ क्या अपना बचेगा? एक। एक की पावर कुछ भी लिखिए तब भी एक ही रहता है, तो 1 की पावर 3 लिख लेते हैं। प्लस जब यहां से 2 की पावर 3 कॉमन होगा तो एक बात बताइए, 4 की पावर 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 की पावर 3। तो यह 3 इसका भी है और यह 3 इसका भी है, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। तो एक 2 की पावर 3 बाहर कॉमन हो जाता है तो बचता कितना है? 2 की पावर 3 बचता है। इसी प्रकार से हम 6 को किस क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 होता है और इसकी पावर कितनी थी? 3 थी। तो यह 3 इसका भी है और यह 3 इसका भी है, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। तो यह बाहर कॉमन हो जाता है, बचता कितना है? 3 की पावर 3 बच जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर 3 प्लस और यहां से कितना बचेगा? 10 की पावर 3 बचेगा। अब इसका मान आपको ऊपर दे रखा है, तो इस पूरे का मान कितना दिया है? 3025 दिया है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3025। और कॉमन कितना किया गया था? 2 की पावर 3 कॉमन किया गया था। 2 की पावर 3 का मान क्या होता है? 8 होता है। जैसे इसमें 8 से गुणा करते हैं तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200 हो जाता है और 8 तिया 24 हो जाता है। तो इसका मान कितना आएगा? 24,200 इसका सही आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करिएगा। एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि वह उसे 3,000 रुपए और 1 साल बाद वर्दी देगा। उसने 9 महीने काम किया और 2,200 रुपए और एक वर्दी मिली, तो वर्दी की कीमत ज्ञात करिएगा। तो नौकर को 3,000 रुपए प्लस एक वर्दी, तो वर्दी की कीमत क्या मान ली? X रुपए दिए जाएंगे। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। तो 1 साल को कितना कह सकते हैं हम? 12 महीने कह सकते हैं। तो 12 महीने का भुगतान जो होगा 3,000 रुपए प्लस एक बढ़ती। लेकिन उसने काम कितने महीने का किया? 9 महीने काम किया, मगर 9 महीने में उससे भुगतान कितना किया गया? 2,200 रुपए दिए गए और प्लस एक बढ़ती। तो बढ़ती कीमत क्या मान रखी है? X रुपए। तो अब एक्स का मान निकालना है इसमें। देखिए, 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 3 चौक 12 होता है और 3 तिया 9 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा है करेंगे तो 9,000 आएगा, प्लस 3x होगा और इसकी गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 8,800 आ जाएगा, प्लस 4x आ जाता है। 8,800 इधर अगर घट जाता है तो 200 आएगा और 3x इधर जाकर घट जाता है तो x का मान कितना आएगा? 200 रुपए। और x क्या था? वर्दी की कीमत थी, तो हम कह सकते हैं वर्दी की कीमत कितनी होगी? 200 रुपए होगी और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि वह उसे प्रतिदिन 75 रुपए देगा। इसका मतलब क्या है? उसे इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि यदि वह काम करता है तो एक दिन के उसे काम के कितने रुपए मिलेंगे? 75 रुपए मिलेंगे पर डे। लेकिन कंडीशन क्या थी? लेकिन उसकी अनुपस्थिति के लिए 15 रुपए का जुर्माना मिलेगा यदि वह नहीं आता है। यदि वह नहीं आता है तो नहीं आने पर तो कितने रुपए नहीं मिलेंगे? 75 रुपए तो
क्योंकि 75 रुपए काम करने के हैं, आने के हैं, तो नहीं आएगा तो 75 रुपए तो नहीं मिलेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा उस पर जुर्माना कितने का लगेगा? 15 रुपए का जुर्माना लगेगा छुट्टी मारने के लिए। तो अब एक बात बताइए, ना आने पर उसे कितने का नुकसान है? तो 75 ये और 15 रुपए और काटे जाएंगे, तो इसका मतलब एक दिन की छुट्टी उसकी लगती है तो उसे कितने रुपए का नुकसान है? 90 रुपए का नुकसान है। आगे क्या कहा? 20 दिन के बाद ठेकेदार मजदूर को 1140 रुपए देता है, तो मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा? तब बताइए कितने दिन का हिसाब हुआ उसका? 20 दिन का हिसाब हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि वह 20 दिन के 20 दिन आया होगा, और यदि वह 20 के 20 दिन आया होगा तो 75 के हिसाब से 20 दिन के उसे कितने रुपए मिलने थे? 1500 रुपए मिलने वाले थे। लेकिन उसको हिसाब में कितने रुपए मिले हैं? 1140 रुपए मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1140 मिलने का कारण क्या है? उसने छुट्टी मारी होगी। मिलने कितने थे? 1500, मिले कितने? 1140। तो कितने रुपए काटे गए उसके? 360 रुपए काटे गए। और 360 रुपए किसके काटे गए? छुट्टी के। और एक दिन की छुट्टी के कितने रुपए कटते हैं? 90 रुपए कटते हैं। तो 90 रुपए के हिसाब से 360 कितने दिन में काटे गए होंगे? 4 दिन में। तो हम ये कह सकते हैं वह 4 दिन नहीं आया है। तो आया कितने दिन है? तो अब 16 दिन आया है। तो आपसे क्या पूछा है? मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 दिन इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है। एक आदमी कार्यालय में इस शर्त पर नियुक्त होता है कि उसे प्रतिदिन 20 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब उस आदमी को काम करने के कार्यालय में 20 रुपए पर डे मिलेंगे। आगे क्या कहा? लेकिन वह अनुपस्थित हो जाता है तो प्रतिदिन 10 रुपए उसके वेतन से कम कर दी जाएंगे। यदि वह नहीं आएगा तो नहीं आने के पर डे कितने रुपए नहीं मिलने के? क्योंकि काम करने के 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। लेकिन ना आने पर उसे 10 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा, तो 10 रुपए और काट लिए जाएंगे उसके मूल वेतन से। तो बताइए ना आने पर उसको कितने रुपए कम मिलेंगे? 30 रुपए पर डे। यदि वह एक दिन छुट्टी मारता है तो उसे कितने का नुकसान है? 30 रुपए का नुकसान है। तो आगे कहता है, देखिएगा, यदि वह 30 दिन का काम करता है और उसे 450 रुपए कमाता है तो वह कितने दिन कार्यालय में उपस्थित रहा? तो देखिए हिसाब कितने दिन का हुआ? 30 दिन का हुआ। तो हम ये मानकर चलते हैं कि वह रोज आया होगा 30 के 30 दिन। तो 30 के 30 दिन रोज आता तो 20 रुपए के हिसाब से 30 दिन के कितने रुपए मिलने वाले थे उसे? 600 रुपए। तो 600 रुपए तो तब मिलते जब वह डेली आता, लेकिन भुगतान कितने का किया गया है? 450 का भुगतान किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं 450 का भुगतान क्यों किया गया? क्योंकि उसने छुट्टी मारी होगी। तो कितने रुपए काट लिए गए उसके? 150 रुपए काट लिए गए। तो आप बताइए 150 रुपए काटे गए, एक दिन के कितने कटते हैं ना आने पर? 30 रुपए। तो 30 के हिसाब से 150 कितने दिन में काटे गए होंगे? 5 दिन में। इसका मतलब है अनुपस्थित कितने दिन रहा? 5 दिन नहीं आया। और टोटल कितने दिन काम किया था उसने? 30 दिन। तो 30 दिन में 5 दिन नहीं आया, तो उपस्थित कितने दिन रहा होगा? 25 दिन रहा होगा। और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 81 हैं, और टांगे गिनी जाएं तो 234 हैं, तो उसके पास कितनी बकरियां हैं? तो एक बात बताइए, सिर और पैर जो हैं, पहले क्या दिया है? मुर्गी दिया है, और फिर बकरी है। अब बताइएगा, सिर जो बकरी का मुर्गी का कितना होता है? 1 होता है, और बकरी का भी कितना होता है? 1। मगर इसके अनुसार सिरों की संख्या कितनी है? 81 है। आगे कहता है, देखिएगा, टांग जो होती है, देखिए पैर जो होते हैं मुर्गी कितने होते हैं? 2 होते हैं, और बकरी के कितने होते हैं? 4। लेकिन दोनों की टोटल संख्या कितनी है? 234 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से भाग कर देनी है। जैसे 2 से भाग करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और यहाँ कितना आएगा? 1। और यहाँ आ जाता है आपका 1 आ जाता है, और यहाँ पर कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। अब दोनों को घटा दीजिएगा। जैसे ही से घटाएंगे तब बताइएगा, यहाँ भी क्या लिखा? 1, और यहाँ भी 1। तो दोनों घटाएंगे तो ये इससे कट जाता है, और यहाँ पर कितना आएगा? 2 में से 1 है, 1 आ जाता है। और जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? देखिएगा, 117 में से कितना घटाया जाए? 81 घटाया जाए तो यहाँ पर आ जाता है कितना? 36।
तो जब बताइए मुर्गी साइड, देखिए मुर्गी वाली साइड कट चुकी है तो किसकी संख्या निकली होगी, बकरियों की संख्या निकली होगी। तो बकरियों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने कहा 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो एक बात बताइए, 2/3 है, 5/6 है, और 11/15 है, और 7/8 है। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो आप ये जानते हैं इन दोनों में एक बड़ा होगा और इन दोनों में से एक बड़ा होगा। तो इन दोनों में से बड़ा निकाल लेते हैं। तो बड़ा कैसे निकाला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15। तो आप बताइए 12 बड़ा होता है, 15 बड़ा होता है। तो 15 बड़ा होता है, तो 15 किस भिन्न का मान है, 5/6 का। तो इधर से भिन्न कौन सी बड़ी होगी, 5/6 बड़ी होगी। इसी प्रकार से यहां करिएगा, 11 8 88 होता है, और 15 सत्ते 105 होता है। तो अब बताइए 105 बड़ा होगा, तो 105 की भिन्न कौन सी होगी, 7/8। तो इधर से बड़ी कौन सी होती है, 7/8। अब इन दोनों में से भी एक बड़ी होगी, तो बड़ी निकालना चाहेंगे तो इसकी गुणा इससे करिए, 8 पंजे 40 होता है, और 6 सत्ते 42। तो मान किसका बड़ा होगा, 42 का। तो 42 वाली भिन्न कौन सी है, 7/8। तो हम कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/8 भिन्न सबसे बड़ी है। इस तरह का सवाल तो नंबर सिस्टम में 100% पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 0.423 और 2 3 के ऊपर क्या है, बार है। तो इसको भिन्न में बदलना है। तो अब बताइए बार किस प्रकार से हटाया जाता है। तो बार को हटाने के लिए सबसे पहले दशमलव को बार के आगे लाइए। जैसे ही दशमलव बार के आगे आ जाता है तो ऊपर कितने नंबर लिखे, 4 2 और 3, 4 2 3 लिखा है। अब जहां बार लगा है उससे पहले जो भी नंबर है अब इसमें से घटा दीजिएगा। तो इसमें से कितना घटा दीजिएगा, 4 घटा दीजिएगा। तो जैसे ही घटाते हैं तो ऊपर कितना आ जाता है, 419 आ जाता है। अब जैसे ही देखिएगा लिख ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है, तो कितने के ऊपर बार था, 2 संख्या के ऊपर बार था। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे बना दी जाते हैं। अब देखिएगा दशमलव ने अपना स्थान बदला है, तो दशमलव यहां था और यहां पर पहुंचा है, तो कितने स्थान बदला है, एक स्थान। तो जितने स्थान बदलेगा उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। तो जैसे इसका बार हटेगा तो इसका भिन्न कितनी आ जाती है, 419/990 इसका आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार का सवाल तो आपको 100% मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है नंबर सिस्टम का, 100 से 600 के मध्य 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करिए। तो बताइए 100 और 600 के क्या मध्य है। तो अब बताओ 100 है और कितना है, 600 के मध्य संख्या पूछा है। तो ना हमें 100 लेना है ना ही 600 लेना है। तो इसका मतलब संख्या कौन सी लेनी है आपको, 101 से बात करनी है, और यहां पर किससे, 599 से। क्योंकि ना हमको ये लेनी है संख्या और ना ही हमको ये लेनी है, क्योंकि इनके मध्य संख्या की बात करिए। और 4 और 6 से कटने वाली संख्या बतानी है। तो 4 और किससे, 6 से कटने वाली, तो बीच में और है। तो 4 और 6 से, 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो 4 और 6 से कटने वाली संख्या क्या होती है, पहली 12। तो अब एक बात बताइएगा, तो हमें 12 से कटने वाली संख्या निकालनी है 101 और 599 तक। तब एक बात बताओ, कोई भी संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से। तो 1 से लेकर हम 101 तक 12 से कटने वाली संख्या निकाल लें। तो हम इसे 12 से भाग कर देते हैं। जैसे ही 12 से भाग करते हैं, 12 अट्ठे 96, तो कितनी बार जाता है, 8 बार। तो इसका मतलब 12 8 बार काट चुका है यहां तक जाने पर। तो इसका मतलब 8 संख्या होंगी 1 से लेकर 101 तक, किससे कटने वाली संख्या, 8 से। अब 1 से लेकर कहां तक की संख्या निकाल लीजिएगा, 599 तक, किससे कटने वाली, 12 से कटने वाली। तो जैसे ही 12 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालेंगे तो 12 से भाग करिएगा। तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। 12 चौक कितना होगा, 48 होगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। बचा कितना, 119। और 119 को हम 12 से भाग करते हैं, 12 नम्मा कितना होता है, 108। तो 1 से लेकर 599 तक 12 से कटने वाली संख्या कितनी है, 49 है। तो अब बताइए यहां से 1 से थी 599 तक 49 संख्या, और 1 से थी 101 तक कितनी संख्या, 8 संख्या। तो ये वाली संख्या हमें शुरू वाली नहीं लेनी है,
क्योंकि हमें लेनी कौन सी है, 101 से लेकर 599 तक, तो इनके बीच की संख्या लेनी है। तो आप बताइए 49 में से कितना घटा दें आप, 8 घटा दें। तो जैसे 49 में से 8 घटेगा तो कितनी संख्या आएंगी, 41 संख्या आएंगी, जो किससे कटेंगी, 4 से भी कटेंगी और 6 से डिवाइड हो जाएंगी। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जरूर पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंक पलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी। तो बताइए कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की क्या है, संख्या है। तो पहला अंक कहां लिखा होगा, इकाई पर लिखा होगा, और दूसरा अंक कहां लिखा होगा, दहाई पर लिखा होगा। तो इकाई कितने की होती है, 1 की, और दहाई कितने की होती है, 10 की। तो इस पर आने वाला अंक आप मान लें, कोई भी मान लीजिएगा। तो मैंने कहा इकाई पर आने वाला अंक क्या था, 22 था, और दहाई पर आने वाला अंक x था। तो दोनों से मिलकर क्या बनी, संख्या बनी। तो संख्या कितनी होगी 2 अंकों की, तो 10x प्लस 22। अब इस संख्या के अंक पलटे जाएंगे, तो अंक 22 देगी, यहां आ जाता है 10 के प्लेस पर, और x कहां पहुंच जाता है, इकाई के प्लेस पर। तो ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है, मतलब इसके अंक पलट दिए गए हैं, और दोनों संख्याओं को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जैसे हम जोड़ेंगे, तो 10x यहां पर था, 1x यहां है, तो कितना हो जाएगा 11x, और यहां पर कितना हो जाता है 11y। इसका मतलब जोड़ने के बाद संख्या कितनी आई है, 11x प्लस 11y। तो हम 11 कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस y। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा है, 11 लिखा है। तो यह सदैव किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलट देने के बाद बनी संख्या को जोड़ा जाए तो वह सदैव किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड हो जाती है। तो हो जाता है सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान पूर्वक करिएगा, ये सबसे अच्छा सवाल है। 2 अंकों की संख्या का अंतर है 1375 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है, 6 आता है, और शेषफल 25 आता है। तो छोटी संख्या क्या होगी। तो एक बात बताइए, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 1375 है। तो पहले हम मान लेते हैं, तो देखिए बड़ी संख्या क्या मान ली आपने, x, और छोटी संख्या क्या मान ली, y। तो ये कौन सी संख्या है, बड़ी। बड़ी में से छोटा घटता है, नहीं घटता है। तो हमने मान लिया दोनों का अंतर कितना है, 1375 है। अब उसने आगे कहा, जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग किया जाए तो ये क्या आता है, भागफल आता है, और बचता क्या है, शेषफल होता है, शेष। तो वो कहता है जब बड़ी संख्या को भाग किया जाता है छोटी संख्या से तो शेषफल कितना आता है, 25 शेष आता है, और जब इस शेष को भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है, 6 भाग आता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो जो भाग करता है वो क्या होता है, भाजक होता है, और जिसको भाग की जाती है वह क्या होता है, भाज्य होता है। तो अब बताइए यहाँ भाजक कितना है, 22 है, और गुणा किससे हुई है, भागफल से 6 है, और प्लस शेष कितना है, 25 है, और भाज्य कितना है, यहाँ x है। तो हम ये कह सकते हैं x का मान कितने के बराबर है, 6 बाई प्लस के 25 के। बस खत्म हो जाता है सवाल। अब एक बात बताओ, आपके पास पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई बराबर कितने के, 1375 के। अब बताओ x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 25। जैसे ही हम x के स्थान पर लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 6 बाई प्लस 25 माइनस के बाई बराबर कितने के, 1375 के। अब देखिए एक बाई घट जाता है इसमें से, जैसे ही घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 5 बाई, और प्लस 25, 25 उधर जाकर घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1350 बचेगा, नहीं बचेगा। अब 5 से भाग कर दीजिएगा, जैसे ही 5 से भाग करेंगे आप, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो बताओ बाई का मान कितना आ जाता है, 270 आ जाता है। बाई क्या थी, छोटी संख्या थी। तो आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात करी, तो छोटी संख्या क्या हो जाती है, 270 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सवाल भी बहुत अच्छा है, ध्यान पूर्वक, सारे सवाल इंपोर्टेंट हैं। वो कहता है 5808 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा की जाए
ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग मतलब पेयर परफेक्ट हो जाए, तो बताइए 5808 था, इसमें कितने से गुणा की जाए? तो पहले तो ये देखें कि कौन सा फैक्टर कम है। तो अब देखिए फैक्टर करिएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे 2। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 नाम 18 0, फिर 4 आ जाता है, फिर 2 से भाग करिएगा, 2 एक ना 2, 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10, फिर 2 आ जाता है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 होता है। तो यहाँ कितना बचा? 2 दूनी 4, 2 छंग 12 होता है, फिर 2 से भाग करिएगा, तो ये कितना है 3, और यहाँ 6, और फिर 3 आ जाता है, फिर 3 से भाग करिएगा, 1 2 1 आ जाता है, फिर किससे 11, 11 11 में 121 होता है। तो अब बताइए आपको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? जब दो दो के पेयर होते हैं। तो अब देखते हैं, दो दो के पेयर कंप्लीट होने चाहिए, तो यह दोनों मिलकर पेयर बना लेते हैं, यह दोनों मिलकर पेयर बना लेते हैं, और यह दोनों मिलकर पेयर बना लेते हैं। केवल कौन बचता है? 3 बचता है। तो इसका मतलब इसके पास कितना और होता? एक 3 और होता, तो ये भी पेयर बना लेता 2 का, और जब ये 2 का पेयर बना लेता ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो कितने की गुणा करें ताकि 3 का पेयर बन जाए? तो 3 से ही तो गुणा करें। तो हम ये कह सकते हैं कितना आंसर हो जाता है इसमें? 3 इसका आंसर सही हो जाता है। कर पाएंगे? आसान सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा, दो संख्याओं को एक निश्चित संख्या n से भाग दिया जाए तो 3 और 4 क्रमागत शेष बचता है। यदि इन संख्या के योग को n से भाग दिया जाए तो शेष 2 बचता है। तो n का मान ज्ञात करेगा। एक बात बताइए, दो संख्या थी, अब दोनों संख्याओं को n से भाग दिया जाता है। n कोई नंबर है, नहीं पता है। देखिए n ने इसको भी भाग किया और n ने इसको भी भाग किया। जब n ने इसको भाग किया तो इसका शेष कितना बचा? 4 शेष। और n ने जब इसको भाग किया तो इसमें कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। तब एक बात बताइए, n ने पहले भाग किया होगा तभी तो शेष बचा होगा। तो n ने पहले डिवाइड किया होगा, तो n से सबसे पहले डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? 0। तो 0 को n ने डिवाइड किया होगा, और 0 डिवाइड हो चुका है, तो बचा कितना है? 4। तो इसका मतलब 4 इसी संख्या होगा तभी तो बचा होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो n का नंबर तो हमें पता नहीं, मगर हम ये जानते हैं कुछ भी वैल्यू होगी वह सदा किसको डिवाइड करेगी? 0 को डिवाइड करेगी। तो 0 डिवाइड हो जाता है, और इस संख्या का कितना बचा? 4। तो 4 इसके अंदर होगा तभी तो 4 बचेगा। तो 0 और 4, इसका मतलब ये संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। इसी प्रकार से n ने इसको डिवाइड किया, तो इसको भी डिवाइड करने में पहले संख्या क्या आई होगी? 0 आई होगी, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर होता है जो सबको सबसे डिवाइड हो जाता है। तो जैसे 0 डिवाइड हुआ, मगर इस संख्या का कितना बचा था? 3 बचा था, तो 3 इसके अंदर होगा तभी तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा? तो यह नंबर भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो पहली संख्या हमारे अनुसार कितनी है? आप कहेंगे 3, और दूसरी कितनी है? 4। कोई लड़का ना करना चाहे इस तरह से, तो आप ऐसे मान लेना, पहले n ने n को डिवाइड किया, प्लस 4 इस संख्या का है, और यहां भी n ने n को डिवाइड किया होगा, प्लस यहाँ कितना लिख लीजिए? 3। तो आप संख्या मानना चाहे ना n+3 और n+4, तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए, उसने कहा यदि इन संख्या के योग को n से भाग किया जाए, तो हमारे हिसाब से संख्या कितनी है? 3 + 4 है, और 3 + 4 को किससे भाग किया जाए? n से भाग किया जाए, तो आप कहते हैं शेष कितना आना चाहिए? 2 शेष आना चाहिए। तो बताइए ऊपर क्या आता है? 7/n बराबर 2। तो बताइए 7 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि 2 शेष आ जाए? तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा ना। तो अब बताइए n का मान कितना होना चाहिए? 5, क्योंकि 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 का ना 5 बचेगा, कितना? 2 शेष बचेगा। तो n का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, सॉरी 5 होना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाता है। कोई बच्चा कहेगा हम इससे करते ऊपर वाले से, तो आप अब इससे कर सकते हैं। तो एक बताइए, n+3 पहली संख्या, और n+4 दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ा, ऐसा किससे भाग करी? n से भाग करी। तो बताइए जैसे n से भाग करी तो शेष कितना आया? तो 2 शेष आया। तो बताइए जोड़िए, इसे क्या लिख सकते हैं आप? 2n + 7/n। तो बताइए जब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2n/n + 7/n, तो अब बताइए ये वाली संख्या तो n से कट जाती है, केवल यही तो नहीं कटेगी, बराबर कितना शेष आना चाहिए? 2 शेष आना चाहिए। अब जैसे ही 2 शेष आएगा,
तो यहां से भी n का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो करने में कोई अंतर नहीं, आप कुछ भी मानिए, आंसर सदा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह सवाल भी बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में बहुत बार आता है। एक छात्र से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, उस छात्र ने 3/2 से भाग कर दी, तो उसका उत्तर, सही उत्तर से 10 कम आया, तो सही संख्या ज्ञात करिए। संख्या ज्ञात करिए। तो आप बताइए, एक संख्या थी, इस संख्या को किससे गुणा करना था, 3/2 से गुणा करना था, और जैसे ही गुणा करते तो क्या आ जाता है, सही उत्तर आ जाता, नहीं आ जाता। लेकिन हुआ क्या है, उस संख्या को उसने 3/2 से क्या कर दी है, भाग कर दी है। करनी क्या थी, गुणा करनी थी। तो आप जानते हैं भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करें, बस क्या होता है, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाता है। इसका मतलब आप इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी संख्या को 3/2 से क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन उसने गुणा किससे करी है, 2/3 से गुणा करी है। तो यहां पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है। इसका मतलब यहाँ डिवाइड कौन करता है, 2, और यहाँ डिवाइड कौन करता है, 3 डिवाइड करता है। तो 2 और 3 से कटने वाली संख्या क्या मान लो, 6 मान लो। तो 6 ही संख्या होगी तभी तो गुणा करेंगे। तो 6 को गुणा करना था कितने से, 3/2 से। तो 2 से इससे भाग करिएगा, तो यहाँ 3 आएगा, 3 तिया 9। इसका मतलब सही आंसर कितना आना था, 9 आना था। लेकिन 6 को उसने गुणा किससे करी है, 2/3 से गुणा करी है। तो 3 से 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4। तो आया कितना है, 4 आंसर आया है। उसने कहा सही उत्तर से 10 कम आया, तो हमारे हिसाब से कितना कम आया, सही उत्तर से 5 कम आया है। हमारे हिसाब से 5 है, सवाल में 10 है। तो आप बताइए, 1 का मान कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। जब 1 का मान 2 के बराबर होगा, तो संख्या क्या मानी थी मैंने, 6। तो 6 का मान निकाल दी, 6 दूनी 12। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाता है, 12 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है, देखिएगा, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 बन जाती है, और अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 बन जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करिएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है, जहां पर अंश हो और बटे हर हो। तो हमारे पास अंश नहीं है, हरण नहीं है, तो हमने एक्स और वाई मान लिया। अब उसने कहा हर में 1 जोड़ दिया जाए, जैसे ही हर में 1 जोड़ेंगे तो भिन्न कितनी बन जाती है, 1/2 बन जाती है। जैसे ही हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 2x बराबर बाई प्लस 1 बन जाता है। आगे क्या कहा, अब उसने आगे कहता है जब अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास भिन्न कितनी थी, x बटे बाई थी। तो अंश में कितना जोड़ा हमने, 1 जोड़ा, तो भिन्न कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है, बाई हो जाता है। अब एक बात बताइए, बाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है, तो बाई की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। जैसे इसमें रखोगे तो यहां पर क्या हो जाता है, 2x बराबर बाई के मान कितना है, x प्लस 1 तो बताइए 2x x प्लस 2 हो जाता है। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब x का मान 2 हो जाता है तो बाई का मान कितना होगा, आप जानते हैं बाई की वैल्यू कितनी है, x से 1 ज्यादा है, तो यहां हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाता है। तो बाई का मान कितना हो गया, 3 हो चुका है। अब तुमसे पूछा है अंश और हर का गुणनफल, तो अंश कितना था, 2 था, और हर कितना था, 3, तो दोनों की गुणा कितनी होगी, तो 2 गुणा 3, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करिएगा। एक छात्र से किसी संख्या को 6 से विभाजित करके भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, उसने गलती से पहले संख्या में 12 जोड़ा और फिर उसे 6 से भाग करी, तो इस प्रकार उत्तर 112 आया। तो सही उत्तर ज्ञात करिए। तो वो कहता है एक संख्या है, हम कोई भी संख्या मान ले, क्या मान ले, x मान ले। उसने कहा एक संख्या है, उस संख्या को 6 से भाग करना था, और जो भाग करके आता, तो ये जो आया है वो क्या कहलाएगा, जब भाग करके आएगा तो भागफल आएगा, क्योंकि जब भाग हो जाती है तो क्या आ जाता है, भागफल आ जाता है। और जो भागफल आए उसमें कितना जोड़ा जाए, 12 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, 12 जोड़ा जाए।
जैसे ही 12 जोड़ते तो वो क्या आ जाता है, सही आंसर आ जाता है। लेकिन उनने गलती करी है। तो गलती किस प्रकार से की है, उसने पहले संख्या में कितना जोड़ा, 12 जोड़ा, और जैसे ही 12 जोड़ा और फिर किससे भाग करी, 6 से भाग करी, और 6 से जैसे ही भाग करी तो आंसर कितना आया उसका, 112 आया। अब बताइए 6 से इसको भाग करिएगा, x/6 प्लस 6 से इसे भाग कर दिए 2 बराबर 112 हो जाता है। लेकिन सही आंसर कब होता, जब x को किससे भाग करते, 6 से भाग करते और प्लस 12 जोड़ता, तभी तो सही आंसर आता है। आपसे पूछा है सही आंसर ज्ञात करो, तो अब बताइए x/6 तो अपनी भाग करता है, प्लस 12 ही तो करना है। तो देखिए 12 तो हमारे पास 2 तो है ही, इसमें कितना और जोड़ दीजिएगा, 10 और जोड़ दीजिएगा। जैसे 10 जुड़ेगा इधर तो 10 इधर जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर क्या आ जाता है, x/6 प्लस 12 हो जाता है, और बराबर यह कितना आ जाएगा, 122 आ जाता है। क्योंकि यही तो सही आंसर था, नहीं था, क्योंकि हमसे सही आंसर पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा, x/6 प्लस 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 122 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं, देखिएगा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बस एक लेक्चर और कराना है नंबर सिस्टम में, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।